बसंत का किसले, कोयल की कूक और सुरों का श्रृंगार। विविध भारती पर छा रही है संगीत और बातचीत की बहार। रंग बसंती। नमस्कार। रंग बसंती कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं दादा साहेब फाल्के के नाती चंद्रशेखर पुसालकर फाल्के से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आइए आज सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। फिल्म जगत में उनका जो काम था उसका भी बीजारोपण हुआ। वही सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। नाडकर्णी बोलेगा आज तुम्ही या चित्रपटाच्या वृक्षाचं बीजारोपण केलंय। क्या बात है, बिल्कुल सही। नाडकर्णी बोले तभी। जी। ही वॉज द फर्स्ट वन टू लोन हिम दिस थिंग। अच्छा। हाँ, उन्होंने अरेंज किया ना कैपिटल। तो ये जो कोई जादू उन्होंने बनाया था, तैयार किया था, उसे देख करके फाइनेंसर्स मिले होंगे अब उनके अगले प्रोजेक्ट के लिए, आगे जो उनकी योजनाएं थी। थर्ड पीपल, जो रिलेटिव्स, वो लोग आते थे। काकी को पहले पूछता था क्या आज गाड़ी लाइन पे है क्या। अच्छा। दादा साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ। सब डरते थे उनको। गाड़ी लाइन पे है क्या, लाइन पे है तो मैं जाता हूँ अंदर। अच्छा। वो सब काकी निभाती थी। उनको कंट्रोल करने। सो शी वॉज अ मीडिएटर फ्रॉम द दादा साहेब टू अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी। कितना बिल हो गया, क्या हो गया, साहूकार, ये सब आगे आया। वो बेचारी शी यूज्ड टू सेटल। आज हमारे पास बहुत सारी चीज नहीं दिख रही है। इसका वजह वो है जी कि काकी को बहुत सब सामान बाहर करते थे और उसका पैसा वसूल करते थे लोग। अच्छा। इतना पेंडिंग है आपका, इतना पेंडिंग है। हमें पूछते हैं अरे आपके पास कुछ चीज दिखाई नहीं देती, इसका वजह वो है। काकी क्या करेगी ना। और दादा साहब के भी अप्स डाउन बहुत थे जी। बाद में उनको पहले, और उसका कैसा था, दादा साहब को पैसा अच्छा मिला। पहले हजार हरिश्चंद्र के बाद 3 पिक्चर में अच्छा पैसा कमाया। बाद में उन्होंने लंका दन बोल के इतना कमाया। लंका दन वॉज द फर्स्ट ये ब्लॉकबस्टर। तो उसका पहले का सब ड्यूज सेटल हो गया जी। लंकादन ने, जो लंकादन पिक्चर थी, ट्रिक फोटोग्राफी दादा साहब का स्पेशल, तो वो उसने रिकॉर्ड सब तोड़ दिया। अच्छा। हाँ, मीन्स उसने मुंबई में 30,000 इन 10 days। पुणे में आर्यन थिएटर में तो उसका गेट्स वेयर ब्रोकन। और चेन्नई में तो मद्रास तभी का बात अलग थी। उधर इतना पैसा जमा हो गया कॉइन्स में। 5 बुलक कार्ट्स वे फिल्ड। और सब बैलगाड़ियां भर के दादा साहब जमा हो गए थे। अंडर पुलिस प्रोटेक्शन नासिक में वो सब पैसा लाया। इट वाज अ ब्लॉकबस्टर। हो क्या बात है। तो ये सब दादा साहब ने ऐसे भी पिक्चर बनाया। सो पीपल केम टू नो, अनफॉर्चुनेटली ये फील्ड में पैसा है। बाद में कोई भी आने लगा। Lankadan is the first blockbuster, not Mughalism, not Sholay. You ask anybody, I am telling, Lankadan is the first blockbuster of the Indian films. बिल्कुल। And that proves that there is money. जी। क्या बात। ऐसा हो गया सब। और लेकिन इस सारी सफलता के पीछे दादा साहब की जो पत्नी थी सरस्वती बाई, इनका बहुत बड़ा हाथ, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो हम चाहेंगे कि उनके लिए कोई एक गाना आप उन्हें समर्पित करें। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं। तू जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया साथ होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर गीत आपने चुना है। मेरा साया फिल्म से ये शीर्षक गीत, आइए सुनते हैं। जहाँ चले
जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। दादा साहब के साथ हमेशा से रही सरस्वती जी, और साये की तरह उनके साथ ही उनके हर काम में। जी जी। ये सफर आगे कैसे बढ़ा? लंका दहन को जो बहुत अपार सफलता मिली उन दिनों में, और आप कह रहे हैं कि शायद वो पहला ब्लॉकबस्टर इन भारतीय सिनेमा का था, तो आगे उन्होंने क्या हो गया कि बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए और एक कंपनी फॉर्म हो गई, हिंदुस्तान फिल्म कंपनी। अच्छा। तो उनके साथ बाद में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी आए। अच्छा। और उन्होंने कुछ फिल्म्स की निर्माण की। उसमें जो उसकी बच्ची ने बहुत बड़ा रोल किया था 2 फिल्म में, सुपरहिट। अच्छा। दादा साहब की बच्ची मंदाकिनी, शी वाज अ ब्लॉकबस्टर दैट टाइम। हाँ, मंदाकिनी। अच्छा। श्री कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन, ये जो हिंदुस्तान फिल्म कंपनी के लिए जो 2 फिल्म थी। हाँ। तो इट इज कालिया मर्दन इज द लॉन्गेस्ट रन फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 5 years इट रैन। और मेरे मौसी मंदाकिनी, दादा साहब की एल्डेस्ट डॉटर, हर रोल वॉज सुपरहिट। बालकृष्ण का, छोटा कृष्ण की भूमिका में। हाँ, भूमिका में। और इतनी हिट हो गई कि जब बाद में उसको जब आते थे तो सब उसको पाँव पड़ते थे। बाद में उसको मैजेस्टिक जो थिएटर का ऊपर उसको चढ़ाया। अच्छा। वहां से वो हाथ ये करती थी। सो मंदाकिनी। अनफॉर्चुनेटली बाद में मैं सुना कि राज कपूर ने एक एक्ट्रेस का नाम मंदाकिनी रखा। तो उनको रीजन पूछा कि यस्मिन था, नाम था, मंदाकिनी क्यों? हाँ। वो बोला नहीं, पहले एक्ट्रेस थी मंदाकिनी थी। अच्छा। तो नसीब मेरी मौसी बाद में फिल्म देखती नहीं थी। मीन्स तो वो कैटेगरी अलग थी। और दादा साहब नेवर अलाउड हर टू पुट हैव द मेकअप आफ्टरवर्ड्स। अच्छा। और शी वाज ब्लॉकबस्टर। उसका जो रोल था ना, जी। हाँ, तो दादा साहब उसको बताते थे कैसे एक्सप्रेशन देना, कैसा क्या करना, सब उसको फेशियल एक्सप्रेशन कैसा। एट द एज ऑफ 5 उन्होंने किया था मंदाकिनी। तो वो श्री कृष्ण ये ब्लॉकबस्टर थी। पैसा अच्छा कमाया ये लोग ने, हिंदुस्तान फिल्म कंपनी ने। बाद में क्या हो गया, पैसा आने लगा तो उसमें वापस जो बाकी लोग थे वो लोग का सजेशन ज्यादा आने लगा। अच्छा। दोज हु वर नॉट एक्चुअली इन फिल्म्स बट दे वर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग देयर फंड्स। अच्छा। पैसे में वो कंट्रीब्यूट करते थे, केवल पैसा लगाया करते। हाँ, लगाया करते, लेकिन वो सजेशन करते थे दादा साहब को, ये ऐसा करो ऐसा करो। तो दादा साहब बोला कि प्लीज आप इसमें दखल मत ले लो। आपका इसमें मैं दखल लेता हूँ क्या? आपको कितना बिल्डिंग में सीमेंट चाहिए, ये चाहिए, मैं दखल लेता हूँ? नहीं लेते है ना। तो आप मेरे एरिया में क्यों दखल लेते हैं? जी। वो बोलते नहीं, आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारा परफेक्शन के लिए आप बहुत सारी फिल्म वेस्ट करते हैं और हमारा पैसा सब जाता है। अच्छा। दादा साहब वाज वेरी परफेक्शनिस्ट। उन्होंने एक शॉट अच्छा नहीं लगा तो ही यूज्ड टू रीशूट। हाँ जी। until he is satisfied। तो ये चीज इन्हें अच्छे नहीं लगते थे। अच्छा। They used to poke their nose। इसलिए दादा साहब बहुत अपसेट हो गए और बाद में उन्होंने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी को छोड़ दिया। अच्छा। उन्होंने चित्रपट संन्यास लिया और वो बनारस गए। अच्छा। चलिए, इस मोड़ पे कोई गाना आप हमें सुनवाना चाहेंगे दादा साहब के लिए? मैं तो चला जिधर चले रास्ता। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी महफिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। जहां ये शोखियां ये मस्तियां, ये पर्वतों के काबिले ये बादलों की टोलियां, पूछती है
चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। इश्क बहारों से, इन रंगीन नजारों से, मैंने चलना सीखा है दरिया के बहते धारों से। ये गुनगुनाती वादियां, ये फूलों भरी डालियां, ताज पहने बर्फ का ये जगमगाती चोटियां, पूछती है मुझसे तू चला है किधर किधर किधर। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी महफिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ला 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 ला, हे 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 हे, आहा हा हा हा। इस गीत के बाद हम दादा साहब फाल्के का रास्ता किस ओर गया, ये तो आपने बताया कि वो बनारस चले गए, मगर इतिहास में उनका नाम अमर हुआ और उनसे जुड़ी और भी कौन कौन सी यादें उसके बाद? बनारस गए उसके बाद के क्या किस्से हैं? मतलब बनारस गए बाद में दादा साहब के पीछे बहुत लोग थे कि जैसे आपने चित्रपटों में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत है जी जी, वैसे आप ड्रामा में कोशिश करो। हाँ, ड्रामा लिखो, ड्रामा में यू ट्राई। तो उन्होंने बस सीरियसली ले लिया और एक ना आपटे बोल के थे, उनका गाइडेंस लिया जी। और उन्होंने एक बहुत अच्छा तभी उन्होंने लिखा था, मीन्स उन्होंने कुछ शोज भी किए उसके। अच्छा, उसका नाम था रंगभूमि। हाँ, इट वॉज वेरी लॉन्ग प्ले। अच्छा, 7 अंक बोलते ना, 7 अंकों वाला नाटक लिखा। हाँ, अच्छा, तभी और इतना पैसा खर्चा किया, मेरे ख्याल से जो कुछ पैसा कमाया उसमें दैट टाइम 60,000 इज स्पेंट ऑन दैट ड्रामा। हो 60,000 रुपये, 60,000 रुपया दैट टाइम। मुंबई में कुछ प्रयोग हो गए, पुणे में कुछ प्रयोग हो गए, नासिक में हो गए। अच्छा, लेकिन लोगों को समझा ही नहीं कि क्या हो गया, मीन्स बम्पर हो गया लोगों को। हाँ। ये क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली उन्हें वो बताना चाहते थे कि व्हाट इज द आइडियल रंगभूमि। अच्छा, ये रंगभूमि जो है वो आइडियल कैसी होनी चाहिए, आदर्श रंगभूमि कैसी होनी चाहिए, तभी उन्होंने बहुत सोचा था। अच्छा, और उसका रिफ्लेक्शन ये नाटक में होता था। 2-3 साल उसमें ही थे वो। समय के बहुत आगे की सोच थी। हाँ, आगे के बहुत सोचते थे जी। तो उन्होंने उसमें भी कंट्रीब्यूशन अच्छा किया, इसलिए उनको कोल्हापुर में नाट्य सम्मेलन था, उसका अध्यक्ष बनाया था दादा साहब को। क्या बात, नाट्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया था। वो क्षेत्र में भी उसका कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। हाँ, बहुत बड़ा योगदान। हाँ, तो बहुत सारे उन्होंने ट्राई किया, लेकिन दैट वाज वेरी नॉट सक्सेसफुल। बाद में उनको न्योता आया, लोगों खत लिखने लगे यहाँ से कि बाबा आप आइए, आपकी जरूरत है फिल्म इंडस्ट्री को। अच्छा, क्यों आप वहाँ जाके बैठे? वहीं बनारस में थे उस वक्त? हाँ, तभी बनारस में थे ना। आप यहाँ वापस आइए, क्या कर रहे हैं वहाँ? बाद में बहुत सारे खत गए। बाद में दादा साहब फाल्के एक आपटे नहीं, खुद जो पार्टनर थे तभी, उन्होंने लिखा प्लीज कम। अच्छा, तो बाद में वो आए एज ए सैलरीड मैन। अच्छा, नौकरी करने लगे? नौकरी जैसे ही उनका
तभी ये हो किसके गया। पास? हिंदुस्तान फिल्म कंपनी, हो। एक नौकर जैसे बाद में अच्छा। बेचारे रहते थे। हाँ। रिस्पेक्ट बहुत मिलता था। अच्छा। तभी भी रिस्पेक्ट अच्छा मिलता था। प्रोग्रेसिव थे दादा साहब फाल्के, जी। लेके जाते थे बाहर। तभी पति पत्नी बाहर साथ में निकलते नहीं थे, लेकिन ये अपने पत्नी को लेके निकलते थे, और दैट वाज द टॉक ऑफ द टाउन नासिक। हाँ। साथ में बग्गी करते थे, बग्गी। अच्छा। और साथ में निकलते थे। और मेरे ख्याल से जो उसका जो है ना वेशभूषा और रॉयल, बहुत अच्छे तरह से वो पेश आते थे। अच्छा। उसका एक सपना था, उन्होंने जो ये वहाँ हाउस बंगला बोल के है, पहला राजा हरिश्चंद्र उन्होंने मुंबई बनाया। अच्छा। और बाद में उन्होंने सभी क्लाइमेट और फ्रॉम ऑल एंगल्स जी। ही वॉज मोर कंफर्टेबल एट नासिक। अच्छा। तो ही शिफ्टेड हिज यूनिट टू नासिक। जी जी एक नेचुरल ब्यूटी भी है जी। उसके पिक्चर के लिए। जी जी। तो ही शिफ्टेड टू नासिक 1914। अच्छा। और वहाँ एक बहुत सारा अच्छा उन्होंने एक भाड़े पे एक ले लिया। अच्छा। और वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी बहुत थी, और आसपास जी जी। बहुत टाइप के जो वृक्ष थे, के बहुत पक्षी थे, बहुत हाँ। जू जैसे थे वहाँ। जी जी। और उसको उन्होंने नाम रख दिया हौद बंगला। हौद बंगला। हौद बंगला, बिकॉज देयर इज बिग वाटर रिजर्वायर अच्छा, आउटसाइड। अच्छा अच्छा। और बाद में वो उसको उन्होंने 1914 से 1928 तक उन्होंने यूज किया। अच्छा। दैट वाज कॉल्ड हौद बंगला। हाँ हाँ हाँ, एक आदर्श शूटिंग स्पॉट उन्होंने जी। तैयार किया। जी जी। जहाँ पीछे फार्म था, तो फार्म की भाजी भी वहाँ यहाँ बनती थी। हाँ। वहाँ सब एक ग्राउंड था, वहाँ उसको लोगों को ट्रेनिंग देते कि घुड़सवार दौड़ने का, हॉर्स हाँ, कैसे हाँ। करने का, अच्छा। स्वॉर्ड जो तलवारबाजी वो जी। कैसे, वो सब वहाँ ट्रेनिंग देते थे। हाँ हाँ। बाद में जो गंगा जो गोदावरी से उसने पाइपलाइन से वो पानी लाया था दादा अच्छा। साहब ने। हाँ, ये सब ओह। किया था तभी। वाह। हाँ, तो पहला डीजी सेट वहाँ आया, अच्छा। हौद बंगला में। हम्म। तो वहाँ बहुत सारे उन्होंने पिक्चर भी अच्छे बनाए थे। अच्छा। हिंदुस्तान फिल्म कंपनी के लिए भी अच्छे उन्होंने बनाए थे। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम वो हो गया कि दादा साहब बहुत मूडी भी थे। अच्छा। कभी मूड होता था तो जल्दी निकल जाते थे, कभी तो ये थोड़े इनके लिए दिक्कत की बात थी। हाँ। जो मालिक थे, अच्छा। तो बोले कि ऐसा नहीं चलेगा, आप ऐसा है। तो 2-3 टाइम ऐसा हो गया, आए वापस गए, और हर टाइम आए तो पगार कम होते गए। अच्छा। जिसमें वो मालिक थे हाँ। वही बहुत दिक्कत है। और बाद में लास्ट में उन्होंने फिर क्या हो गया, उन्होंने खुद की ये कुछ पिक्चर बनाने की कोशिश की। बाद में उन्होंने सेतु बंधन नाम की एक पिक्चर थी, सेतु बंधन। अच्छा। ये दादा साहब ने बाद में एक फिल्म बनाई थी। फिल्म बनाई, और बाद में गंगा अवतरण, दैट इज ओनली वन टॉकिंग। अच्छा। हाँ। काफी सारे उन्होंने शॉर्ट फिल्म भी बनाए। मीन्स मैं बोलूंगा कि सब मिलके अराउंड 70-75 पिक्चर बनाए। जी। जैसे शॉर्ट फिल्म भी बहुत अच्छे बनाई उन्होंने। आप बोलते हैं कि कुछ कॉमेडी भी उन्होंने जी, तभी जी। बहुत अच्छी बनाई थी। कि उसको हमेशा वो पहले बताते थे, वो बाद में मेन पिक्चर स्टॉप मोशन स्टाइल में एक फिल्म बनाई थी। आग काढ्यांची मजा, आग काढ्यांची गंमत, जैसा आग काढे, और कोई पिक्चर तो इतने हंसी मजाक के होते थे। तो बहुत सारे उन्होंने वैरायटी भी दी दादा साहब फाल्के ने, कि एक मैसेज भी देते थे थ्रू द मूवीज। बड़ा उनका लड़का है, उसको बहुत उन्होंने ग्रूम किया था। अच्छा। जो बालचंद्र, तो उसका जो मेन ट्रिक फोटोग्राफी और ये सब लास्ट पिक्चर का, दैट वाज ओनली टॉकी। अच्छा। जो अमिताभ जी ने ये पूछा था, हाँ। ओनली टॉकी कौन सा है, और उसका 50 लाख का था। अगर मैं होता तो जवाब देता था। हाँ। तो जी 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 जी। तो दैट वाज द गंगा अवतरण। गंगा अवतरण ओनली टॉकी उनके द्वारा बनाई गई एकमात्र बोलती फिल्म। लास्ट मूवी बाय दादा साहब फाल्के। और बाद में भी उनकी इच्छा थी, दादा साहब मैं कुछ ना कुछ करूं। बहुत नर्वस हो गए थे। ही वॉज अ वेरी क्रिएटिव फेलो। बिल्कुल। तो उनके बड़े लड़के ने बोला कि दादा डोंट वरी, मैं भी आपके साथ हूँ। जी। हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तभी लाइसेंस वॉर टाइम था। हाँ। लाइसेंस की जरूरत थी, फिल्म बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। तो इसलिए ये लोग ने सब ये किया, और उन्होंने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन किया। अच्छा। बट लड़के ने ऑन बिहाफ ऑफ दादा। अच्छा। एंड दादा बहुत नासिक में थे तभी, और वही बंगला में थे। जो बंगला बनाया था, हौद बंगला, लोगों ने पैसे दिए थे तभी। तो रोज दादा साहब जाते थे पोस्ट में, कुछ आया क्या। लेकिन नहीं, बाद में 14 फरवरी को रिप्लाई आया कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। दैट वाज शॉक ऑफ लाइफ। तो वो सहन नहीं कर सके। और 16 फरवरी 1944
ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। ओह, जब वो गए तभी 20-25 लोग भी नहीं थे उनके साथ, और बाजू वाले थिएटर भी चालू थे। मेरे ख्याल से मैं ऐसा बोलता हूँ कि दादा की इच्छा थी शो मस्ट गो ऑन, हाँ इसलिए वो थिएटर चालू थे, बिल्कुल, ऐसा मैं कहता हूँ। बेशक। और उसका भी मैं कहता हूँ कि 1938 में सिल्वर जुबली हुई थी मुंबई में जी, इंडियन सिनेमा की, हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ कारण की वजह से 39 में उसका एक्चुअल हो गया। अच्छा, तो उसको दादा साहब को तभी बुलाया था, लेकिन दादा साहब स्टार्टिंग में आम लोग में बैठे थे, आम लोग में, अच्छा, सादी धोती और शर्ट पहन के, हम्म, किसी को उसका इंट्रोड्यूस किया नहीं। बाद में बाबूराव पेंटर तभी के बहुत ये थे, उन्होंने बताया कि आज जिसके वजह से ये सब चल रहा है वो नीचे बैठा है, उसका काम स्टेज का ऊपर है। बिल्कुल, हाँ हाँ, तो उनको ऊपर मंच पर बुलाया मंच पर बाद में जब भी बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे आज दादा की वजह से ये सब, बाद में उनको पूछा गया कि आप क्या बोलना चाहते हैं, तो वो बेचारे उसको रोना ही आया बहुत स्वाभाविक। और बाद में उन्होंने जो लिखा था वो उन्होंने गजानन जागीरदार तभी के मराठी के एक बहुत बड़े निर्देशक जी, उन्होंने पढ़ा। उसका शॉर्ट में ऐसा था कि आज मैं बहुत खुश हूँ, हाँ, कौन से बाप को अच्छा नहीं लगेगा, आज ये मेरी बेटी सिनेमा सिनेमा शकुंतला, मुझे कड़वू मुनि और शकुंतला की याद आती है। आज ये मेरी बेटी शकुंतला है, सिने कन्या, सिनेमा का डॉटर, जो मेरे गरीब के घर में पाली पोसी, कौन सा बाप को अच्छा नहीं लगा। आज बहुत पैसा है उसके पास, आज उसको सर्व करने के लिए दासी लोग हैं बड़े बड़े, कौन से बाप को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन ये बाप का एक आंख में आंसू है खुशी के, लेकिन दूसरे आंख में रो रहा है क्योंकि आज वो मुझे भूल गई है, ऐसा लगता है। आज वही बोल रही है, क्या प्रूफ है आप मेरे पिताजी, वही मुझे बोल रही है आज ये झोली ले लो और आप ट्राई करो, मैं भी ट्राई करती हूँ, जितना फंड्स हो तो आपको काम आएगा आपके। तो इसलिए दादा लास्ट में बोले कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जैसे नेक जो कंप्लीट आर्टिस्ट वो वापस ये भारतवर्ष में पैदा मत करो। आइए यहाँ दादा साहब की यादों को ताजा करते हुए उनकी स्मृति में एक और गीत सुनते हैं, जीवन चलने का नाम। बड़ा ही संजीदा किस्म का ये गाना, मगर जीवन के बारे में कुछ कहता हुआ। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, ये बादल छट जाएगा मित्रा। मुड़े मित्रा, अगर ये खो जाएगा मित्रा तो झूठा हो जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। तुझसे मांगूं मैं आज बिछा कर पल्ला, मेरे याद की रक्षा करना कदम कदम पर अल्लाह।
मेरे यार की रक्षा करना कदम कदम पर अल्लाह। लब पर यही दुआ मित्रा, ये बिगड़ी बात बना मित्रा, ये बेड़ा पार लगा मित्रा। तुझे तब कहूँ खुदा मित्रा, तुझे तब कहे खुदा मित्रा। जीवन करने जाना चलते रहो तुम शाम, जीवन चलने जाना चलते रहो तुम शाम, जीवन करने जाना चलते रहो तुम शाम। चंद्रशेखर जी, दादा साहब पर एक मराठी में फिल्म बनी है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। सही बात है, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है जी कि परेश मोखा जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, हरिश्चंद्र फैक्ट्री। और उन्होंने, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ कि दादा साहब को महाराष्ट्र के हर घर में उन्होंने पहुंचाया। जी। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, परेश मोखा जी और उनकी सब टीम का। हाँ। और ये वो बायोपिक नहीं थी, इट वाज रिगार्डिंग पहले पिक्चर के लिए उनको क्या क्या सहना पड़ा। और बहुत कुछ अच्छी तरह से उन्होंने बताया था। सरस्वती फाल्के का भी उन्होंने अच्छी तरह बताया था, दादा साहब का भी अच्छी तरह था। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। उस फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में परेश जी ने आपसे संपर्क किया होगा? मेरे पास आए थे और उन्होंने बोला था कि ये हमारा प्लान है। मेरे पिताजी भी थे दादा साहब के जवाई, उनसे भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि ये धोती कैसे पहनते थे, और चप्पल किस टाइप की होती थी, उनका स्टाइल कैसा था, ये पर्सनली बहुत उन्होंने इंक्वायरी की। अच्छा। बताया कि आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस दिस फिल्म। अच्छा। तो बाद में हमारा नाम भी उन्होंने एक्नॉलेजमेंट में हमारा नाम भी है। जी। हाँ, हमें वो प्रीमियर को भी बुलाया था। तो शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट महाराष्ट्र में दादा को घर घर लेके जाने वाले परेश मोकाशी। बिल्कुल। यहाँ अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, परेश मोकाशी निर्देशित ये जो मराठी फिल्म है हरिश्चंद्र जी फैक्ट्री, इसमें दादा साहेब फाल्के एक निर्माता निर्देशक के रूप में कैसे उभरे और फिल्म उद्योग के जन्मदाता, इनकी जीवन का सफर किस तरह से हुई था और कैसी उनकी जीवन यात्रा थी, ये सब उस फिल्म को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, जिसे जब जहां मौका मिले जरूर ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि दादा साहेब फाल्के के जीवन को हम अच्छी तरह जान सके। दादा साहब की यादों को ताजा करते हुए स्मृति में एक और गीत सुनते हैं। जिंदगी के सफर में
हजारों के आने से मिलते नहीं, उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चंद्रशेखर जी, हम दादा साहेब जी की बातें कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आपकी माता जी, उनकी सबसे छोटी बेटी दादा साहब की, मालती बाई उनका नाम था, उनका और आपके पिताजी का सबसे पहले वो कहाँ मिले, शादी किस तरह से हुई, वो किस्सा हमें बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है वो। जी जी।
मुझे भी बहुत ताज्जुब होता है ये सब सुन के, हाँ हाँ क्योंकि जब पहली फिल्म कंप्लीट हो गई राजा हरिश्चंद्र, जी जी, तब दादा साहब सब छोड़ के नासिक गए। हाँ लेकिन फिर कभी वो मुंबई आते थे हाँ, तो ये केशवराव पुसालकर मेरे पिताजी के साथ रहते थे। अच्छा, कि उनकी एक दोस्ती बहुत अच्छी थी, हाँ, उनके लाइकिंग्स बहुत अच्छे थे, अच्छा। तो एक दूसरे को बहुत मानते थे वो लोग। तो ऐसा हो गया जब ये गुजर गए दादा साहब जी, तो बाद में मेरे अंकल ने बाबा राय सबसे बड़े बालचंद्र, अच्छा, मेरे माँ के सबसे बड़े भाई, उन्होंने खत लिखा। आपके सबसे बड़े मामा जी उन्होंने खत लिखा केशवराव पुसालकर को, अच्छा, मेरे पिताजी को पिताजी, हाँ हाँ हाँ, कि मेरे ख्याल से हमारे मालती के लिए आपका श्री कृष्ण मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि वो मेरे ख्याल से ठीक है, अच्छा, तो आपको क्या लगता है? अच्छा, तो वैसे मुझे आप बोलिए क्या। तो वो खत देख के केशवराव पुसालकर इतने खुश हो गए, अच्छा, अरे वाह, मालती के रूप से दादा साहब फिर मेरे घर में आने वाले हैं। और बाद में हाँ उसने बोला तो अच्छा। मेरे माताजी और पिताजी का शादी नासिक में हो गया, बड़े जो बहन मंदाकिनी के घर में। अच्छा, और वो शादी का ये ऐसा वो बोलता है एक दूसरे को देखा भी नहीं था। हाँ हाँ, मेरे माताजी और पिता एक दूसरे को देखा भी नहीं था। अच्छा, बोला ऐसा कैसा शादी किया? नहीं वैसे ही एक टाइम बोला ना, जब भी माला पहनने गया तभी तो देखा। अच्छा, तो मेरे ख्याल से एक बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है कि उनकी उम्मीद थी केशव पुसालकर, उनके ये हो गए दादा साहब हमारे घर में आए, वाह, मालती की वजह से। ये मेरे ख्याल से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना। और बाद में जो श्री कृष्ण, और उसका नाम इसलिए वृंदा रखा, अच्छा, कि मेरा पिताजी का नाम श्री कृष्ण, हाँ, तो ये मेरे वृंदा है। हो क्या बात। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, कहने को बहुत है लेकिन टाइम बहुत कम है। और इस तरह से दादा साहब फाल्के जी का जीवन आगे बढ़ता रहा। वो एक बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? एक एक्चुअल एग्जांपल देना चाहता हूँ, हाउ ही वाज वेरी परफेक्शनिस्ट। जी जी, एक सीन था उनके पिक्चर का कि वहाँ सुग्रीव रोल करने वाला था जी, वो तो बहुत ब्रेव था ना, सुग्रीव तो बहुत ब्रेव था। हाँ हाँ, तो उसको एक्चुअली ऊपर से जंप मारना था। हाँ, लेकिन ये जो काम करने वाला सुग्रीव था वो बहुत डरपोक था। अच्छा, तो दादा साहब ने कैसे वैसे वो चढ़ गया ऊपर। अच्छा, वेरी डिफिकल्ट, ही वॉज वेरी अफ्रेड टू क्लाइम ऑल्सो। अच्छा, बट चढ़ा है उसको। बाद में दादा साहब बोला कि अभी जंप मारो। हाँ हाँ, जंप मारो, डोंट वरी, यहाँ नेट है, नीचे में नेट के कैमरा में नहीं आएगा, तो आप जंप मारो ना, जो कोई आ रहा है उसको ऊपर। जी, फिर भी ही वॉज हेजिटेंट, वो डर गया था। जी जी जी। बाद में दादा साहब ने बोला अरे मारो यार, मैं भी हूं ना। मार दी उसने जंप, तो लोगों को लगा चलो छुट गए। हाँ हाँ, लेकिन जब दादा साहब हमेशा जो शूट हो गया उसका रेसिस बाद में चेक करते थे रात को। जी जी, तो उन्होंने देखा कि ये जंप मारते समय उसकी आंख मिट गई थी। हो, तो हाउ सुग्रीव इज अ ब्रेव फेलो, हाउ ही कैन क्लोज हिज आईज। जी, बहुत लोग ने समझा, इतना लोगों को समझेगा नहीं। छोड़ दो, हो गया शॉट। नहीं, अगेन बिल्कुल, he made it time and then shot was okay. So perfection is yours. So was very your timing also, he was very particular. जो एक टाइम गाड़ी टाइम पे नहीं आई तो दादा साहब निकल गए। अच्छा, तो ऐसा सीन था कि दादा साहब आगे चलते हैं और गाड़ी पीछे पीछे जा रही है। He was very particular. तो मेरे ख्याल से ये मेरा माँ है, मेरी माँ हमेशा, मैं छोटा था तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था कि हर टाइम वो बोलती कि डांटती थी और कहती थी तू ना दादांच्या राज्यात पाहिजे होता। अच्छा। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था मेरा ग्रैंडफादर का। तो हर टाइम उसका कौन था इतना। और बाद में बड़े होने के बाद आपने जाना, लेकिन उसका शी वांटेड टू बी लाइक ऐसा, वो लोग डिसिप्लिन दादा ने उसको सिखाया ये लोग को, वैसे ही शी वांटेड हर चिल्ड्रन ऑल्सो। बाद में मुझे पता चला, जैसे कभी फोटो आता था और दादा को हम देखा नहीं कभी। अच्छा, बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज, आई वाज बोर्न इन 51, ही
ही डाइड इन 44। मेरे माँ और पिताजी की शादी 44 में ही होगी, 2 महीने बाद। अच्छा अच्छा। तो मुझे देखने का सवाल ही नहीं थे, लेकिन मेरी माँ इतनी सारी बात करती थी, एक्टिंग करती थी, बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, तो ऐसा लगता है मुझे मैं उससे देखा है। अच्छा अच्छा। मैं एक टाइम माँ को पूछा, काय ग आपले आजोबा गोरे होते ना, ही वॉज फेअर ना। हाँ हाँ। तो बहुत उसको गुस्सा आया, बोले काय झालं? हाँ। अरे गोरे, यूरोपियन गोरे। अच्छा। हाँ। ओहो। यूरोपियन गोरे। हाँ। तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगता था। सिर्फ फेयर नहीं, यूरोपियन फेयर। अच्छा। जब भी वो भड़कते थे तो उसका सब लाल लाल होता था। अच्छा अच्छा। तो इसलिए बहुत कुछ कहती थी। दादा कैसे कहते थे, दादा उसका बहुत, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दादा साहब को देखा है। हाँ। सच्ची बोलता हूँ। हाँ हाँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी फैमिली में आज मुझे आई एम थैंकफुल टू गॉड कि लोग बोलते हैं ना कि अपना नाम करने के लिए जी बहुत साल लगते हैं। जी बिल्कुल। मैं वहाँ पैदा हो गया तो मेरा नाम बन गया अपने आप। और न केवल नाम, चंद्रशेखर जी, आपने अपने नाना जी से जो उनके अंदर कलात्मकता थी उसके अंश भी आप में है, और जो संवेदनशील कलाकार उनमें था उतने ही संवेदनशील आप भी हैं। और इसी सेंसिटिविटी के चलते बहुत सी बातें आपने बड़े जतन करके रखी हैं, और बहुत सी बातें हमसे आज साझा की। दादा साहब की यादों को ताज़ा करते हुए स्मृति में एक और गीत सुनते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दादा साहब के स्मृति में एक नासिक में उनका स्मारक बनाया गया है। हाँ, लेकिन उसी के बारे में कहना चाहता हूँ जी जी।
कि जो स्मारक तो बहुत अच्छा बना है, उसका इनॉग्रेशन भी बहुत बढ़िया ढंग से होता था। ऑल बॉलीवुड वाज प्रेजेंट। मेरी मदर थी गेस्ट करके, मेन गेस्ट। हम लोग उसके साथ में थे इन 2001 और 2 में। बहुत धूमधाम से उसका ओपनिंग हो गया था जी। आज मैं ये आपके जरिए में अपील करता हूँ कि दादा साहेब फाल्के की एक मरणोत्तर भारत रत्न उन्हें देना चाहिए। आज उन्होंने क्या किया, स्टार को स्टारडम दिया है। आज जो पैसा जो सका है, रोजी रोटी दी है जी जी, लाखों लोगों को, स्टार को स्टारडम दिया है। बिल्कुल। और जो कुछ चल रहा है हर एक को कुछ ना कुछ दादा साहेब ने दिया है जी। तो वी शुड रिटर्न हिम बैक ना, बिल्कुल, बाय गिविंग हिम भारत रत्न। मेरे ख्याल से अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वो अनाउंस तो किया है वो लोग ने कि एक पिक्चर आ रहा है, मेगा मूवी। अच्छा। बाय राजकुमार हिरानी। अच्छा। एंड माय फ्रेंड Mr. Bharadwaj, he is also in that team. Hindukush Bharadwaj, he actually came to me, he took my permission. अच्छा अच्छा। With all permission, I told go, and he also to keep me posted. अब क्या हुआ है, अभी प्री प्रोडक्शन में है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट फाइनल हो गया। तो दादा साहब फाल्के की जीवन पर ये फिल्म बनने वाली है। हाँ, बायोपिक है, उनका बायोपिक है। तो मेरे उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद तो मेरे ख्याल से दादा साहब रियली लोगों को पता चलेगा कि वो क्या थे, क्यों उनको पायनियर बोलते हैं जी, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, ये तभी पता चल। नहीं तो अभी आजकल क्या होता है, लोगों को पता है हाँ का नाम से एक अवार्ड दिया जाता है बस। और उन्होंने कुछ पहली फिल्म बनाई, खाली 2 ही सेंटेंस लोगों को पता है जी। इसमें बहुत एडिशन हो सकता है आगे। और मैं तो बोलता है नए फाल्के भी और आना चाहिए। बिल्कुल। एक दादा साहेब फाल्के ने, नए फाल्के मीन, फाल्के इज अ मेंटालिटी। फाल्के मीन नई दिशा, नई उम्मीद। जी जी। नए फाल्के हमें चाहिए अनेक रूप में, तो ही हम लोग कहाँ का है, वो हॉलीवुड से भी मैच हो जाएगा। बिल्कुल। आज मुझे घमंड की बात है हमारे लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा फिल्म दुनिया में हम करते हैं, सबसे ज्यादा। जी जी, भारत करता है, ये हमें गर्व की बात है। तो क्यों ना क्वालिटी वाइज भी हम करो। बिल्कुल सही। लोग बोलना चाहिए इन्हें इंडियन कुछ अवार्ड मिले, नॉट हॉलीवुड अवार्ड। क्या बात है, वाह। जरूर जरूर। तो फिल्मों को लेकर, फिल्म उद्योग को लेकर दादा साहब का जो नजरिया था, जो आपकी उम्मीद है, आपकी अपेक्षाएं हैं कि ऐसे फिल्म मेकर्स बनने चाहिए कि दादा साहब जैसी प्रवृत्ति हो उनमें, नए करने की उम्मीद हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, तो ये आपकी उम्मीद पूरी हो और इसके लिए हमारी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपकी योजनाएं पूरी हो और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैन जी, मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे ढंग से आपने मुझे मेरे अंदर से निकाल दिया है, वो भी एक बात होती है। हाँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ विविध भारती का, आकाशवाणी का, और ऐसे ही प्रोग्राम करते रहिए दादा के बारे में, और हम बताएंगे जरूर आगे चल के भी। अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। रंग बसंती इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दादा साहेब फाल्के के नाती चंद्रशेखर पुसालकर फाल्के से जयंत पात्रीकर की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग योगिता जाधव का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। रंग बसंती।